गुड आफ्टरनून एवरीवन। द एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर और ऐप क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रिद्धि, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। तो आज हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए बैंकिंग सेक्टर में, दैट इज़ अल्फान्यूमेरिक एंड मिसलेनियस सीरीज, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे मैं उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगी। लेट्स मूव अहेड। मैं सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, अल्फान्यूमेरिक एंड मिसलेनियस सीरीज। ठीक है। अब देखो, अल्फा और न्यूमरिक से आप क्या समझते हो कि भाई अल्फा मतलब क्या हो गए हमारे अल्फाबेट्स, जो हमारे पास 26 लेटर्स है। ठीक है, 1 से लेकर के 26 या फिर ए से लेकर के जेड तक। एंड न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास नंबर्स है, जितने भी हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है, राइट। और वो डिजिट्स 1 to n नंबर ऑफ डिजिट्स तक हो सकते हैं। एंड मिसलेनियस का इसमें क्या मतलब होता है, मिसलेनियस का इसका मतलब होता है यहाँ पर सिंबल्स के बारे में भी बात होती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, जैसे कि डॉलर, @ हैश या फिर एस्ट्रिक। तो ये जो चैप्टर है ये इन तीन चीज के ऊपर रोटेट करता है। अब इन तीनों चीज पर आधार करके बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उनको जानने के बाद आप सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस म्यूचुअली धीरे धीरे करके सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो क्या क्या रहेगा, हम क्या क्या इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम कवर करेंगे दैट विल बी फाइंडिंग। आप अपनी कॉपीज में पैरेलली नोट करते रह सकते हो। फाइंडिंग प्लेस वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें एलिमेंट्स वर्ड यूज क्यों किया गया है। एलिमेंट वर्ड मैंने सभी चीजों को डिनोट करने के लिए एक साथ यूज किया है। हाँ, तो एलिमेंट जो मैंने वर्ड यूज किया है वो मैंने सभी चीजों को एक साथ डिनोट करने के लिए यूज किया, और इन सब चीजों में मैंने क्या इंक्लूड किया है, मैंने इंक्लूड किया है अल्फाबेट्स, उसके बाद मैंने इंक्लूड किया है डिजिट्स या फिर नंबर्स, आप जो भी बोलना चाहो, एंड उसके बाद मैंने इंक्लूड किया है सिंबल्स। क्लियर। तो इन तीनों चीज को हम अलग अलग नहीं लिख करके एक साथ हम डिनोट करते हैं, कैसे, एलिमेंट्स के नाम से, राइट। मैं नेक्स्ट अगर कंटेंट की तरफ बढ़ूंगी, इस कंटेंट में और क्या आएगा, तो हम समझेंगे कि ऑपोजिट लेटर्स ऑफ ईच लेटर कौन सा होता है, ऑपोजिट लेटर्स। ठीक है, हमारे पास टोटल 26 लेटर्स है। अब उस 26 लेटर्स को अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले 13 सेट ऑफ लेटर्स और आखिरी 13 सेट ऑफ लेटर्स, तो हमारे पास हमें पता चलता है कि 1 से लेकर के 13 तक और 14 से लेकर के 26 तक जितने भी लेटर्स हैं उन सबका एक दूसरे का ऑपोजिट से कंपैरिजन हो सकता है। तो उसको याद करने की ट्रिक, क्योंकि हमें सारे लेटर्स तो ऑल हर समय माइंड में नहीं रहते ना कि ए का ऑपोजिट लेटर जेड होगा या बी का ऑपोजिट लेटर वाई होगा, तो उसको याद करने की ट्रिक भी हम समझेंगे इस टॉपिक में। मैं नेक्स्ट अगर टॉपिक की तरफ बढ़ूं तो दैट विल बी हाँ, न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू जो होती है लेटर्स की, न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स आपको सीखने को मिलेगा कि उन्हें कैसे याद किया जाता है। 1 से लेकर के 26 तक हमारे पास जो लेटर्स हैं उनकी न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू को हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रैंडमली आपसे ये पूछ लिया कि भाई आई की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे, इंस्टेंटली कंफ्यूज हो जाओगे ना। लेकिन उसको याद करने के लिए 2 सेकंड की एक ट्रिक है, वो एक छोटा सा वर्ड हम याद करेंगे तो उससे ही हमें सारे जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू है वो पता चल जाएगी, राइट। फिलहाल मैं ये बता दूं कि आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करती हूँ। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने इसको कॉपी भी कर लिया होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब हम आएंगे तो हम करेंगे पेयर फॉर्मेशन। ये एक पूरा अलग टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ना ये बहुत वैल्यू रखता है आपके दोनों एग्जाम्स में। आप बैंकिंग करोगे, चाहे आप एसएससी करोगे, या इनफैक्ट आप सी सैट के लिए भी अपीयर करोगे ना, तो भी आपका ये बहुत वैल्यू रखेगा। क्लियर। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे। उसके अलावा ये कंटेंट में था जो हम इसमें कवर करेंगे। अब हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस किस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं, सब टॉपिक से।
यहाँ पर आते हैं हमारे 3 डिफरेंट सीरीज। 3 सीरीज के आधार पर ये पूरा चैप्टर रोटेट करता है और उसी के आधार पे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? तो सबसे पहली जो हमारी सीरीज होती है वो होती है अल्फाबेट बेस्ड। अल्फाबेट बेस्ड सीरीज, जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स के आधार पे होंगे। ठीक है, दैट इज फ्रॉम ए टू जेड। नेक्स्ट जो सीरीज हमारी आती है वो हमारी होती है नंबर बेस्ड सीरीज, नंबर बेस्ड या फिर डिजिट बेस्ड सीरीज। क्लियर? अब नंबर बेस्ड और डिजिट बेस्ड में अंतर क्या है? नंबर बेस्ड में हमें कुछ ऐसा मिलेगा 4 3 2 2 5 6 1 7 9, लेकिन जब हम बात डिजिट बेस्ड की करेंगे तो हमारे पास नंबर्स कुछ ऐसे आएंगे 1 6 5 7 9 8, ऐसे करके आएंगे। तो ये दो अलग टाइप की सीरीज होती है। अब यहाँ पे जो ये नंबर्स वाले में मैंने बताया, ये तो मैंने 3 नंबर वाले बता दिए आपको। एक और इसमें कैटेगरी आती है 4 नंबर बेस्ड सीरीज, जिसमें 4 डिफरेंट नंबर्स, 4 डिफरेंट बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक दिस 4 3 5 6 7 3 2 1 8 9 5 4, ऐसे करके भी आपकी सीरीज आ सकती है। ये सब बहुत छोटी छोटी सीरीज है, लेकिन सीरीज एक्चुअल में जब क्वेश्चंस में आती है तब काफी बड़ी रहती है और उनके कॉम्प्लेक्स भी रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, अब ये तीन वैरायटी ऑफ सीरीज भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके 3 मेजर चैप्टर्स रहते हैं प्रीलिम्स में, जिनका मैक्सिमम वेटेज रहता है। उनमें से एक चैप्टर ये है जो आज हम सीखेंगे, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक एंड मिसलेनियस सीरीज। दूसरा और तीसरा चैप्टर जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, नंबर 1 बीइंग सिटिंग अरेंजमेंट और नंबर 2 बीइंग पजल्स, क्योंकि इसमें वैरायटी इतनी है कि उसको कवर करते करते बाकी सारा सिलेबस छूट जाता है। लेकिन इसकी वैरायटी को बहुत टिप्स और ट्रिक्स से सॉल्व करोगे, बहुत डिटेल्स में सॉल्व करोगे, इसका कॉन्सेप्ट अगर डिटेल्स में समझ जाओगे तो शायद आपको ये चीज़ करने से जितना आपको आज डर लगता है उतना 10 दिन बाद नहीं लगेगा। अल्फा न्यूमेरिक, सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस, तीनों को मिला करके हमारे पास 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको ये अच्छे से पता है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है उसमें 35 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, और उसमें से अगर आपने ये कवर कर लिया तो मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस आप कवर कर चुके हो। उसके बाद जो छोटे मोटे चैप्टर्स है जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करते वक्त बताया था, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वो तो साथ साथ में पैरेलली कवर होता रहता है। फिलहाल हम इस चैप्टर का एकदम जो बेसिक पार्ट है उस पर जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो मैंने कंटेंट में लिखा था फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपोजिट लेटर्स और न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। तो आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं ऑपोजिट लेटर्स, सबसे इजी पार्ट। जो हमारे टोटल 26 लेटर्स है, यू ऑल नो दैट। अब उन 26 लेटर्स को दो डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर दो, 1 to 13 में ब्रेक करो एंड 14 to 26 में ब्रेक करो। पहले 13 लेटर्स कौन से हो गए? ए से लेकर के एम तक। लास्ट के जो 13 लेटर्स है वो कहाँ से आएंगे? एन से लेकर के जेड तक। तो मैं सबसे पहले जो फर्स्ट 13 लेटर्स है उनको एक रो में लिखती हूँ। ये हो गए आपके पहले 13 लेटर्स ए से लेकर के एम तक। अब इनके ऑपोजिट लेटर्स कैसे पता चलेंगे? जैसे कि स्टार्टिंग से जो फर्स्ट लेटर होता है वो कौन सा है? वो ए है। मतलब एंडिंग से भी कोई लेटर फर्स्ट होता होगा, अगर हम पीछे से स्टार्टिंग करेंगे तो वो कौन सा लेटर है? जेड है। स्टार्टिंग से सेकेंड लेटर कौन सा है? बी है। यानी कि एंडिंग से सेकेंड लेटर कौन सा हो जाएगा? वो वाई हो जाएगा। लेकिन हर समय आपको ये याद रखना इज नॉट पॉसिबल। फिलहाल के लिए इसको ऐसे नोट करो, लेकिन इसकी ट्रिक मैं अभी आपको समझाऊंगी। ये हो गए आपके 13 लेटर्स और उनके ऑपोजिट पेयर्स।
आपने इसे नोट कर लिया होगा, या फिर अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड बाद में इसको अपने नोट्स में कवर कर लेना, ठीक है। अब देखो हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए और जेड को याद रखने का क्या तरीका है भाई? 1947 में भारत को क्या मिली थी? भारत को मिली थी आजादी। तो जब आप आजाद वर्ड याद करोगे तो आपको पता रहेगा कि ए और जेड वाला वर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब बी और वाई, बी और वाई को याद रखना एकदम सिंपल सा ट्रिक है। जब भी हम घर से निकलते हैं, हम अपने पेरेंट्स को या फिर जो भी हमारे घर पे प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं? बाय बाय, राइट। तो सिंपल सा वर्ड याद रखो, बाय। अब आप बी वाई, बी का ऑपोजिट लेटर क्या हो गया? वाई। इसके साथ मैं आपको एक और वर्ड सब्स्टिट्यूट में बता सकती हूँ, दैट इज बी ओ वाई, बॉय। तो अब आपको याद रहेगा कि बी का ऑपोजिट लेटर क्या है? बॉय। ये छोटे छोटे वर्ड्स है जो हमने डेली बेसिस पर यूज करते हैं, लेकिन हम इन्हीं के थ्रू सारे जो ऑपोजिट लेटर्स के पेयर हैं उन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। सी और एक्स और डी और डब्ल्यू, ये है एक चिप्स के पैकेट की एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, और डी डब्ल्यू एक कोल्ड ड्रिंक के शॉर्ट फॉर्म है, राइट। इसको रिमेंबर कैसे करोगे? सीधा से एक चिप्स का पैकेट है क्रैक्स, तो सी और एक्स उससे आपको याद हो गया। और डर के आगे जीते वाली कौन सी कोल्ड ड्रिंक है? दैट इज ड्यू, माउंटेन ड्यू। वोटिंग सीजन चल रहा है, राइट। हम वोटिंग सीजन के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन, तो दैट इज ईवीएम। अब ईवीएम याद रखने से आपको पता चल जाएगा कि ई और वी एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स है। एफ यू के लिए एकदम सिंपल सा एक लेटर उसमें और ऐड कर दो, एफ यू एन, फन। एग्जाम क्लियर करते ही बहुत मजे ही मजे हैं, तो दैट इज फन, राइट। जब तुम दिल्ली में रहते हो और कोई कोलकाता में रहता है, सपोज तुम्हारा फ्रेंड, तो उसको एक रोड कनेक्ट करती है, ठीक है। ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी देन है वो रोड, दैट इज GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, राइट। तो ROAD, एक रोड का नाम याद रखते ही आपको पता चल जाएगा कि G और T एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स है, राइट। अभी भाई एग्जाम्स अभी अभी बच्चों के खत्म हुए हैं, 10th वालों के या फिर 12th वालों के। अब रिजल्ट सीजन है, तो अभी उन्होंने कौन से एग्जाम दिए हैं? HS, हायर सेकेंडरी। भारतीय रेलवे, दैट इज इंडियन रेलवे, तो I और R, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, इंडियन रेलवे, जिसमें हम मैक्सिमम ट्रैवल करते हैं, भारत की मैक्सिमम जनसंख्या, राइट। J और Q, इसके लिए एक बहुत अजीब सा ही वर्ड है, बट देन ठीक है, कभी कभी अजीब सा भी चलता है, जंगल क्वीन, राइट। दिल्ली में हमारे पास क्या है? दिल्ली पुलिस है। कोलकाता में हमारे पास क्या हो जाएगा? कोलकाता पुलिस हो जाएगा। तो राइट, के और पी को याद करते, के और पी को देखते ही आपको याद रहेगा कोलकाता पुलिस, राइट। LO, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। शेर को याद किया तो LION, ये देखो। अब L और O एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स, राइट। एंड लास्ट में आ जाओगे MN, तो M और N के लिए ना एकदम एक सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। बॉय जब बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? मैन बन जाएगा, तो दैट इज MAN, मैन, MAN, मैन। ये एक बहुत नॉर्मल सी टिप्स और ट्रिक्स है जो मैंने आपको बताई है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो हम और भी डेली बेसिस पर यूज करते हैं, और आप चाहो तो उन्हीं वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उन वर्ड्स में ये वाले जो लेटर्स है, जो ऑपोजिट पेयर वाले लेटर्स है, वो आ रहे हैं, ठीक है। वो ऑपोजिट पेयर वाले जो लेटर्स है वो आने चाहिए। तो इसके साथ मैंने आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक के साथ आपको याद करना सिखा दिया है। अब आपको क्या करना है? पहले इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको और भी कुछ दूसरे वर्ड्स मिलेंगे जिनके साथ आप ये सोचोगे कि भाई हम इन वर्ड्स के साथ भी तो ऑपोजिट पेयर्स याद कर सकते हो, तो बिल्कुल आप याद करो, अच्छा है, आपकी और नॉलेज इलेबोरेट हो जाएगी। चलो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू, जो मैंने आपको बताया था। न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। हर लेटर की एक न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू है, जैसे कि I की 9 है, H की 8 है, J की 10 है। पर आप इसे याद कैसे रख सकते हो? डेली बेसिस पर तो हम इसे रट्टा नहीं मार सकते ना। हम इसके लिए दो शब्द को याद करते हैं, सिर्फ दो शब्द। सबसे पहला शब्द एकदम कफ सिरप की तरह साउंड करता है, दैट इज सी फिलोरेक्स, दैट इज सी फिलोरेक्स, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये क्या करता है? ये टेबल ऑफ 3 फॉलो करता है। टेबल ऑफ 3 कैसे फॉलो करता है देख लो। सी जो है वो हमारी 26 लेटर्स के जो सेट है उसमें कौन से प्लेस पर आता है? उसमें 3rd प्लेस पर आता है, ठीक है। तो सी इज 3, अब 3 × 2 6, 3 × 3 9,
और इसको अगर आप कंटिन्यू करते जाओगे तो आप यहाँ पर टोटल जो है 24 लेटर्स को कवर कर लोगे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब 24 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो वो तो 27 हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास लेटर्स ही 26 है तो हम 27th लेटर तो ला ही नहीं सकते, इसलिए ये हो गए हमारे 26 लेटर्स, यहाँ 24 लेटर्स यहाँ पे कवर। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसके प्रीसीडिंग में या इसके सक्सीडिंग में कौन सा लेटर आता है, तो पहले तो हमें ये वर्ड ही कंफ्यूज करके रखता है कि भाई ये प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्या होता है। तो इसको भी याद करने की एकदम छोटी सी ट्रिक आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं, कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग में आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। प्रीसीडिंग, प्री मतलब क्या होता है, पीछे, बैक, पी से प्रीसीडिंग, पी से पीछे जाना, राइट। तो अब जब आपको ये वर्ड्स एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे कि भाई प्रीसीडिंग मतलब पीछे जाना, राइट। अब ये देखो, तो हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने रैंडमली आपको लिख के बताया सी, आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच लेटर इज प्रीसीडिंग टू सी, यानी कि सी के पहले कौन सा लेटर आता है, राइट। सी के पहले पीछे की तरफ कौन है, बी। अगर सी की न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू 3 है तो बी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको इसी का ऑपोजिट पूछ लिया जाए कि भाई सी के सक्सीडिंग क्या आता है, प्रीसीडिंग तो बता दिया, अब सक्सीडिंग बता दिया। सक्सेस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। तो सक्सेस वर्ड, सक्सीडिंग वर्ड और सक्सेस वर्ड थोड़ा सिमिलर साउंड करता है ना। तो जब आपको ये पता है कि भाई सक्सेस का मतलब आगे बढ़ना है, मतलब सक्सीडिंग का मतलब भी आगे ही बढ़ना होगा, राइट। तो सी के जस्ट बाद वाला लेटर कौन सा है, दैट इज डी। तो अगर सी की प्लेस वैल्यू सिमिलरली 3 है तो डी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। आई होप अब ये प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग वाला जो वर्ड है वो आपको कभी भी कंफ्यूज ना करेगा, वो चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी आपके एंड से। बैक टू दिस, हमारे पास एक वर्ड तो ये आ गया सी फिलोरेक्स, एक और वर्ड है लेकिन वो बहुत कम यूज में आता है, दैट इज EJOTY, इजोटी, ठीक है। अब इजोटी में आओ तो ये 5, 10, 15, 20 और 25, यहाँ पर देखो ओ का 15 है, यहाँ पर भी ओ की 15 ही है प्लेस वैल्यू, राइट। तो ये जो वर्ड है वो कौन सी टेबल फॉलो करता है, ये फॉलो करता है टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 5, राइट। अब आपको ये बस दो वर्ड्स याद रखने हैं, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का मतलब अगर नहीं समझ में आया क्या वापस रिवाइंड करना, वापस समझना, लेकिन उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये तो मैंने आपको जस्ट प्रीसीडिंग या जस्ट सक्सीडिंग बताया, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है थर्ड टू द राइट ऑफ, तो इसमें आपको प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पेयर फॉर्मेशन और नंबर सीरीज वाला जो पार्ट है वो हम लेटर ऑन स्टेज में करेंगे। फिलहाल हम हमारे इस कंटेंट में जो हमने फर्स्ट टॉपिक निकाला था, दैट इज फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सीरीज, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज। मैं यहाँ पर आपको एकदम छोटी सी सीरीज दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में भी वैसी ही सीरीज आएगी, एग्जाम में बहुत बड़ी बड़ी सीरीज आती है। फिलहाल हम छोटी सीरीज से ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी ना मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें एक एनलिस्ट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आ सकते हैं जो हम फर्दर भी सॉल्व करेंगे, बट उसका एक जिस्ट में मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझेंगे और डिटेल्स में सारे कॉन्सेप्ट, एंड एक बार हम कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम सारे टिप्स और ट्रिक्स की तरफ भी पढ़ेंगे। क्लियर है? विच एलिमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो इसका क्या मतलब है, वो कौन सा एलिमेंट है जो कि थर्ड टू द राइट है उस एलिमेंट के जो कि फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि एक सीरीज का लेफ्ट एंड और राइट एंड, यानी कि दाहिना छोर और बायां छोर कौन सा होता है। याद, हमेशा ये याद रखना कि सीरीज का लेफ्ट वही होगा जो आपका लेफ्ट होगा, और सीरीज का राइट वही होगा
जो आपका राइट होगा, यानी जो आपका राइट हैंड है वो सीरीज का राइट एंड है। सिमिलरली जो सीरीज का लेफ्ट एंड है वो भी आपका लेफ्ट एंड ही होगा, वो आपका भी लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, ओके। अब ये देखो, वापस हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। तो सबसे पहले तो ये देखो कि राइट एंड से फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है। 1 2 3 4 एंड 5। जो F है वो हमारा राइट एंड से फिफ्थ एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा अब F की जगह पर मानो आप खुद खड़े हो। ठीक है, अगर आप खुद F की जगह पर खड़े हो तो अब आपको किसकी तरफ जाना है, थर्ड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, अब आप F की जगह पर खड़े हैं, अब आपको उसके थर्ड टू द राइट साइड में जाना है। क्लियर, थर्ड टू द राइट। तो F से पीछे की तरफ चलो 1, क्योंकि F का राइट तो यही है, ये तो आपको दिख रहा है, यही आपका राइट साइड है अगर आप खुद F की जगह पर खड़े हो। 2 और ये 3, यहाँ पर आप कहाँ आ गए, आई पर। क्लियर, मतलब अपना आंसर एक्चुअल में क्या है, आई है। ये अभी तक मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है, मैंने आपको इसकी टिप्स या ट्रिक्स नहीं बताई है। अब हम इसी के दूसरे क्वेश्चन पर चढ़ते हैं, लेकिन उसमें लेफ्ट एंड से पूछा जा रहा है हमें। ठीक है, विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड फाइंड आउट करो। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया अपना 7, यानी कि जी जो है वो हमारा सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड है। अब जी के एंड से हमें कहाँ जाना है, फोर्थ टू द लेफ्ट जाना है। आप खुद जी की जगह पर खड़े हो तो लेफ्ट इस साइड फॉलो करेगा। अब उससे कितनी बार पीछे जाओगे आप, 4 बार पीछे जाओगे। पीछे की तरफ आ जाओ, 1 2 3 और 4। मतलब हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो गया हमारा सी। क्लियर, अब एक बात समझो कि यार हमारे पास के एग्जाम में इतना टाइम रहेगा कि मैं यहाँ पे बैठा दूं पहले इसको, पूरी सीरीज जब इतनी बड़ी रहेगी जिसमें कि हमारे पास नंबर्स भी रहेंगे, सिंबल्स भी रहेंगे, कि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम रहेगा, किसी के पास इतना टाइम हो ही नहीं सकता। राइट, सिंपल सी इसकी एक ट्रिक होती है, जब दो एलिमेंट्स की बात हो रही है जो कि सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो उनकी जो न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू है उसे माइनस कर दो। When two elements come from the same direction, you will deduct the numerical place values. Clear? Let's see how. आपको एक मिनट रुको, मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ। जब आप फिफ्थ टू द राइट और थर्ड टू द राइट आ रहे थे, पहले आप 5 कदम इधर आगे आए, फिर आप वापस पीछे की तरफ चले गए, है ना। मतलब भाई आपको पहले एक रास्ते आना पड़ा, फिर यू टर्न लेकर के वापस उसी रास्ते जाना पड़ा, यानी कि जो आपने सारा रास्ता जो एनर्जी लगाई थी उस रास्ते को क्रॉस करने में, वो तो आपकी नेगेटिव हो गई ना। तो हमने क्या किया, सीधा माइनस कर दिया यहाँ पर। राइट, अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या करने बोला है, जब दो एलिमेंट सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं तो करना क्या है, माइनस करना है। एज सिंपल एज दैट, 5 और 3 को माइनस कर दो। तो जब आप 5 और 3 को माइनस करोगे, फिफ्थ और थर्ड को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट। राइट, अब सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम विच एंड, एक ही एंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोनों बार एक ही डायरेक्शन दिख रहा है, राइट एंड। तो सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। अगर आप ध्यान से अब सीरीज की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड तो एक्चुअल में आई ही है, जो हमने यहाँ भी डिराइव किया था। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, सेवेंथ एलिमेंट माइनस फोर्थ एलिमेंट, तो हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड एलिमेंट। और डायरेक्शन कौन सी रहेगी, यहाँ पर डायरेक्शन हर बार लेफ्ट एंड है, तो हम इस बार भी लेफ्ट एंड को ही लिखेंगे। लेफ्ट हैंड से हमारा थर्ड एलिमेंट कौन सा है, लेफ्ट हैंड हमारा ये वाला है, और हमारा थर्ड एलिमेंट सी है, जो कि हमारा आंसर भी आया था जब हमने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा था। क्लियर है, इतना समझ में आया। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है बेटा, इसे प्लीज बैक करके वापस देख लेना, इसको स्किप मत करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने सिर्फ और सिर्फ लेटर की सीरीज दी, लेकिन जब क्वेश्चन में आपने लिखा है तो नाम यहाँ पर
एलिमेंट्स का लिखा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है, लेकिन आपके एक्चुअल एग्जाम में ABCD 1 2 3 हैशटैग @ फलाना ढिमकाना सब कुछ उसमें डाल देगा वो, ठीक है? तो ये एलिमेंट वाला वर्ड मैं आपको हमेशा याद दिलाती रहूंगी। क्लियर? अब आपने इतना तो समझ लिया कि भाई जब दो अलग डायरेक्शन से, दो सेम डायरेक्शन से दो अलग एलिमेंट्स की बात हो रही है, उनकी न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट। इसी क्वेश्चन में एक और वैरायटी आती है, ये वाली। अगर किसी ने बहुत ध्यान से, अगर कोई बच्चा बहुत ध्यान से समझेगा ना, तो ये इसका आंसर बहुत इजीली निकाल देगा। उसके लिए अब ये क्वेश्चन ही हलवा हो जाएगा। कैसे? विच एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड? सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड कौन सा है? मैं वापस बता रही हूँ, ये हमारा राइट एंड है एंड ये वाला हमारा लेफ्ट एंड है। तो सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड कौन सा है? आई। क्लियर? अब आई की तरफ से आपको किधर जाना है? यहां पर इस बार आपको सेम डायरेक्शन नहीं जाना, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन जाना है। आप आई की जगह पर खड़े हो, अब आपको राइट साइड नहीं जाने बोल रहा है वो, अब आपको लेफ्ट साइड जाने बोल रहा है। और कितनी दफा जाने बोल रहा है? 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7। अब कहां पर पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। यानी कि अब आप जिस रास्ते से आ रहे थे, आपको वही रास्ता ट्रैवल करते हुए अपना आंसर मिल जाएगा। मतलब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपको बैकवर्ड जाने की जरूरत नहीं है। तो जब हम आगे आ रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम प्लस कर रहे हैं। करेक्ट? यानी कि जब दो एलिमेंट्स किसी दो विपरीत दिशाओं से, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो हम उनकी वैल्यूज को क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट। वही होगा हमारा एक्चुअल आंसर। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 + 2। लेकिन अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हम यहां पर डायरेक्शन कौन सा चूज करेंगे। डायरेक्शन हमेशा, कोई भी वैरायटी क्वेश्चन हो, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, कितने भी बड़े प्लेस वैल्यूज हो, डायरेक्शन हमेशा वही चूज करोगे जो क्वेश्चन मार्क के ठीक पहले आता है। क्वेश्चन मार्क के ठीक पहले यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन दिया है? राइट एंड दिया है। राइट? तो हम राइट एंड से नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड चूज करेंगे। अब आप राइट एंड से अगर कैलकुलेट करोगे तो बी जो है वो 9th प्लेस पर ही खड़ा है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट से भी आंसर आया था और अभी हमने जो ट्रिक सीखी है उससे भी आंसर आ गया। क्लियर? आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन थे ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर जस्ट प्रीसीडिंग अ लेटर? ओके सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको एडिट करना पड़ेगा। हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर जस्ट प्रीसीडिंग अ कॉन्सोनेंट? ऐसे कितने वॉवेल हैं जो किसके प्रीसीडिंग में है? एक कॉन्सोनेंट के प्रीसीडिंग में, यानी कि कॉन्सोनेंट के ठीक पीछे की तरफ आते हैं। प्रीसीडिंग का मतलब मैंने यही समझाया था। वॉवेल हमारे पास क्या क्या होता है? सबसे पहले तो यही जान लो, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है? ये हमारे पास 5 वॉवेल है। अब ये वॉवेल कहाँ आने चाहिए? एक कॉन्सोनेंट के जस्ट पीछे आने चाहिए। सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखो, बी के जस्ट पीछे एक वॉवेल दिख रहा है, ए और बी, यानी कि आपका पहला पेयर क्या है? ए और बी। अच्छा, अब नेक्स्ट वॉवेल को चूज करो, कॉन्सोनेंट को मत चूज करना। जिसकी संख्या कम होती है सीरीज में, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आपको सीरीज से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है उसको सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगी। यहां पर आपकी कॉन्सोनेंट की संख्या ज्यादा है लेकिन वॉवेल की संख्या कम है, इसलिए हम सबसे पहले वॉवेल पर फोकस करेंगे। राइट? अब हमारे नेक्स्ट वॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। ई। ई किसके जस्ट पहले है? एफ के भी पहले है, तो ई और एफ का भी एक पेयर बन गया। नेक्स्ट वॉवेल कौन सा होता है? आई। आई जे के पहले है, तो आई और जे का भी एक पेयर बन गया। लेकिन ओ और यू का कोई यूज आ सकता है इसमें? नहीं यूज आएगा, तो उसे स्किप कर दो। जितनी बड़ी सीरीज होगी बस उसी का तो यूज करोगे ना, तो उसे स्किप कर दो। राइट? तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रीसीडिंग वाला कॉन्सेप्ट कैसे। अब एक सक्सीडिंग वाले के साथ बढ़ते हैं हम, एक क्वेश्चन उस पर भी। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर जस्ट सक्सीडिंग अ वॉवेल? यानी कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि एक वॉवेल के ठीक आगे है, राइट, फॉरवर्ड में है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है वॉवेल के ठीक आगे बी दिख रहा है एक, यहाँ पर ई और एफ दिख रहा है और यहाँ पर आई और जे दिख रहा है। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 पेयर्स या फिर 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। व्हाट इज द सम
of the numerical place value of letters that is third from left. सबसे पहले थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये देखो C, चलो ठीक है, और फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड, तो फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड क्या है, G. अब G और C की जो न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू है उसे फिगर आउट करोगे. जब मैंने आपको C फिलोरेक्स वाला वर्ड समझाया था, ये वाला वर्ड, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये जो वर्ड होता है वो कौन सी टेबल फॉलो करता है, वो फॉलो करता है टेबल ऑफ 3, यानी कि C की न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले आता है, मतलब 3 1 जा 3. अब G, मैम इसमें तो G है ही नहीं, मुझे पता है G नहीं है, लेकिन इसमें G के आसपास का कोई लेटर दिख रहा है, F है दिख रहा है, तो अगर F की प्लेस वैल्यू जो है, ओके सॉरी, F की जो प्लेस वैल्यू है अगर वो 6 है, तो F के जस्ट बाद, उसके जस्ट सक्सीडी में कौन सा लेटर आता है, G आता है. मतलब अगर F की वैल्यू 6 है तो G की वैल्यू क्या हो गई, 7. अब हमको ये दोनों मिल गए, सारे न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू मिल गए. अब हमको करना क्या है, उसका समेशन, मतलब उसको ऐड करना है. तो 3 + 7 कितना हो गया, 10. यहाँ पर मैंने आपको समेशन बोला है, वो क्वेश्चन में आपको सब्सट्रैक्शन भी बोल सकता था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी कह सकता है. ये मैंने आपको सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आज कवर करवाई है. अब जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी तो मैं आपके पास जो एक्चुअल में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मैं वो लेकर के आऊंगी, तो आप उसे और अच्छे से रिलेट कर पाओगे. टिल देन अपना ध्यान रखें और क्लास को रिवाइज करते रहें. थैंक यू.